2024 के इलेक्शन होने से पहले पहले बहुत इस तरह के अतीक और दीगर हिंदू मुस्लिम वाले मामले सामने आएंगे, क्योंकि शायद ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास और कोई इशू नहीं है 2024 का इलेक्शन जीतने का। इनके पास एक ही इशू है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाए हिंदुस्तान में, उसी आड़ में हम इलेक्शन जीत के 2024 निकल जाए। जो अतीक को आज टेररिस्ट बतलाया जा रहा है, मैं अतीक का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं अपने पार्लियामेंट से और अपने मतलब क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम से। एक आदमी 25 साल से एमएलए कैसे था? मिस्टर अतीक यूपी गवर्नमेंट में, यूपी असेंबली में 5 टर्म के एमपी रहे, तो क्या एमएलए रहे 5 टर्म के और 1 टर्म एमपी रहे। एमएलए वो इलाहाबाद वेस्ट से थे और एमपी वो फूलपुर से थे, जिस फूलपुर से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी एमपी रह चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे सीट में क्या हमारे मतलब जो कह लेंगे कि पार्लियामेंट में और असेंबली में क्या ऐसे लोग बैठ रहे हैं? इसका बोलने का मतलब एक आदमी अपना चुनावी जिंदगी का 25 साल एज अ एमएलए गुजारता है। मामला अतीक का या मुख्तार का या साबुद्दीन साहब का नहीं है, मामला है 2024 में इलेक्शन आ रहा है। तो मुसलमान क्यों है बलि का बकरा? बस उनको तो वोट करना ना, हिंदुत्व को एक कैसे करेंगे? मुस्लिम को प्रेरित करेंगे, मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, हिंदू वोट इकट्ठा होगा। तो 2024 में को या उनके क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अतीक अहमद एक क्रिमिनल है, जो देश का कानून कार्रवाई उसके संग होना चाहिए था वो होता। हम अतीक अहमद को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद का इनकाउंटर किया गया वो बहुत बड़ा धब्बा दाग है यूपी गवर्नमेंट के लिए और यूपी जुडिशरी सिस्टम के लिए और यूपी पुलिस के लिए। इंटरव्यू देखेंगे कि अतीक जी ने ऑलरेडी एक दिन आगे कहा था कि एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे बतलाया है बैन के अंदर से कि मेरा इनकाउंटर होने वाला कहीं भी बुला के। हमारे शहीदों जवानों का भी मिसयूज किया जा रहा है इलेक्शंस के मामले के लिए। सिंपल वो फुटेज देखिए, एक पुलिस ने भी उनको रोकने का कोई कोशिश नहीं किया। इवन जो ऑफिसर्स गन लेके थे उन्होंने गन पॉइंट आउट भी नहीं किया उसको रोकने के लिए, और इतने सिंपल से रोक रहे थे कि ये पूरे तौर पे पूरे तौर पे ये क्लियर था कि वेल प्लान मैनर्स ने किया गया। ये जुडिशियल किलिंग है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जुडिशियल किलिंग है, वेल प्लान तरीके से अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। कोई अतीक अहमद दूध का धुला इंसान नहीं था, मैं भी उनके बारे में पढ़ा हूं, बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में एक कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना सबकी जिम्मेदारी है एक स्टेट का। तो जब वहां का गवर्नर ये कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री को लेटर भेजा गया था, इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरह का कोई हमला हो सकता है, आप बाई प्लेन भेजे, नहीं भेजा गया। फिर उसके बाद गवर्नर जी ने तो और बहुत सारा मतलब बोलते ना गंभीर आरोप लगा दिया है, यहां तक के आरोप लगा दिया कि प्राइम मिनिस्टर सीरियस ले रहे थे नहीं उस टाइम इस चीज को। अच्छा, और मैं जस्टिस चंद्रचूड़ सर का बहुत शुक्रगुजार हूं और उनसे बहुत उम्मीद है। मैं अपने जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूं, वो हमारा कानून का हेड है। उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी फैसला दिया तो हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके सब्र कर लिया और मान लिया, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट उन्हें भी चाहिए कि ईमानदारी से और कानून के मुताबिक जो लॉ, जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसके मुताबिक फैसला हो, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए डिसीजन लिया जाए। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकाउंटर होता है, अतीक अहमद अशरफ का इनकाउंटर होता है, पुलिस के सामने दनादन गोलियां चल जाती है, तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि जब सजा हो चुकी थी मेडिकल इमरजेंसी क्यों जरूरत पड़ गई। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि कब तक इस तरह के जो है लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स होता रहेगा। दूसरी तरफ विशाल तिवारी नाम के एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और बोला कि 2017 से लेकर 180 के करीब उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में इनकाउंटर हुए, उन सभी के ऊपर तफ्तीश हो रही है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो 3 गुनाहगार है उन तीनों ने अपने फोटोज को शेयर किए, उनके फोटोज को पुलिस ने शेयर किया, जिसके चेहरे पर जो है मुस्कान नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए कोई विश्व विजेता वाला काम करके आए हैं, भारत के लिए कुछ अवार्ड लेकर आए। तो कुछ साथी है जुड़े, बातचीत करें। रियाज भाई, सबसे पहले कि अभी जैसे उन तीनों की तस्वीर वायरल हुई और ऐसे खुश नजर आ रहे जैसे कितना बड़ा तोप मारा हिंदुस्तान को, मतलब कि पदक ओलंपिक में जीत कर आया, ऐसा तस्वीर खुश होकर ले रहे। तो क्या लगता है आपको कि ये पूरा साजिश था? चूंकि अतीक नाम से एक मजहब से तो मुसलमान है। देखिए, पहली बात कि मैं ये क्लियर कर दूं, हम लोग जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं अतीक अहमद को या उनके क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अतीक अहमद एक क्रिमिनल है, जो देश का कानून कार्रवाई उसके संग होना चाहिए था वो होता। हम अतीक अहमद को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन
जिस तरह से अतीक अहमद का इनकाउंटर किया गया वो बहुत बड़ा धब्बा दाग है यूपी गवर्नमेंट के लिए और यूपी जुडिशरी सिस्टम के लिए और यूपी पुलिस के लिए। एक आदमी जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में होने के बाद कुछ दिन आगे आप देख रहे थे जब उनको जबरदस्ती गुजरात से यूपी बुलाया गया, कितने सिक्योरिटी के संग, कितने इसके संग, अचानक से उसका सिक्योरिटी ड्रिल हो जाता है इतने कम लोगों में, अचानक से एक सो कॉल्ड करके मेडिकल के जरिए उनको बुलाया जाता है, वहां शूट आउट। यहां तक कि अगर आप इंटरव्यू देखेंगे कि अतीक जी ने ऑलरेडी एक दिन आगे कहा था कि एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे बतलाया है ब्रेन के अंदर से कि मेरा इनकाउंटर होने वाला कहीं भी बुला के। और आपको पता होगा कि अतीक जी ने, जब अतीक को वहां गुजरात से यूपी लाया गया उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल किया था कि सर आप मेरे जान की रक्षा कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कहा ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आप ऑलरेडी कस्टडी में है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी सोयो मोटो लेना होगा, इस मामले को उठाना होगा कि किस तरह एक स्टेट के अंदर रहता हुआ शख्स स्टेट के पूरे सिक्योरिटी में था, उसको किस तरह से एक संयोजित तरीके से, मैं इसको कहूंगा वेल प्लान मैनर में, किस तरह से 3 बच्चे, यहां तक कि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस गाड़ी में वो आए हैं और उतरे खड़े रहे मीडिया पर्सन भर के और उनको रोक रही थी, पकड़ी नहीं। आप अगर सिंपल वो फुटेज देखिए, एक पुलिस ने भी उनको रोकने का कोई कोशिश नहीं किया। इवन जो ऑफिसर्स गन लेके थे उन्होंने गन पॉइंट आउट भी नहीं किया उसको रोकने के लिए, और इतने सिंपल से रोक रहे थे कि ये पूरे तौर पे पुलिस का खेल पूरे तौर पे ये क्लियर था कि वेल प्लान मैनर्स में किया गया। आप मुझे ये बतलाइए कि आज मैं दिन भर मीडिया चैनल्स खोल रहा था, सो कॉल गोडी मीडियाज, मैं देख रहा था वहां डिबेट चल रहा, अतीक टेररिस्ट, अतीक वो, अतीक का पाक लिंक है, ये है। तो मुझे बतलाइए क्या हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम इतना लो में चला गया है कि जो अतीक को आज टेररिस्ट बतलाया जा रहा है। मैं अतीक का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं अपने पार्लियामेंट से और अपने मतलब क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम से। एक आदमी 25 साल से एमएलए कैसे था? मिस्टर अतीक यूपी गवर्नमेंट में, यूपी असेंबली में 5 टर्म के एमपी रहे, तो क्या एमएलए रहे 5 टर्म के और 1 टर्म एमपी रहे। एमएलए वो इलाहाबाद वेस्ट से थे और एमपी वो फूलपुर से थे, जिस फूलपुर से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी एमपी रह चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे सीट में क्या हमारे मतलब जो कह लेंगे कि पार्लियामेंट में और असेंबली में क्या ऐसे लोग बैठ रहे हैं? इसका बोलने का मतलब एक आदमी अपना चुनावी जिंदगी का 25 साल एज अ एमएलए गुजारता है, तो जब वो इतने खतरनाक लोग थे, उनका आईआई से लिंक था या जो भी था दीगर टेरर एंगल या किडनैपिंग या मर्डर, तो वो आदमी कैसे 25 साल एमएलए रह चुका? पहले हमको ये जवाब दीजिए कि हमारा लेजिस्लेटिव इतना कमजोर है कि इस प्रकार के लोग 25 साल, 1-2 दिन नहीं, 25 साल एमएलए थे वो और 5 साल एमपी थे, अचानक से वो लोग आज। देखिए सर, मैं बस क्लियर कहूंगा, आज मामला अतीक का या मुख्तार का या साबुद्दीन साहब का नहीं है, मामला है 2024 में इलेक्शन आ रहा है। तो मुसलमान क्यों है बलि का बकरा? बस उनको तो वोट करना ना, हिंदुत्व को एक कैसे करेंगे? मुस्लिम को प्रेरित करेंगे, मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, हिंदू वोट इकट्ठा होगा। तो 2024 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी क्या दिखलाएंगे? कुछ तो डेवलपमेंट का वर्क किया नहीं। अडानी का इतना बड़ा मामला राहुल जी ने बहुत खूबसूरती से फोड़ दिया, आवाम को समझ में आ गया कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का मामला है और आवाम पूछ रहा है सवाल उनसे कि ये 20,000 करोड़ जो उनका जो ओवरसीज के जरिए जो कंपनीज में लाया गया इलीगल टैक्स मनी, वो किसका है? जो राहुल जी ने पूछा, आज मैं भी पूछता हूं कि किसका है वो पैसा? ये सब बात को छुपाने के लिए ये मामला किया जा रहा है। तारीख को सत्यपाल मलिक जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद मुझसे कहा गया खामोश रहो, और जिस पूरे सीआरपीएफ के कॉन्वे को मतलब कि हवाई जहाज से जाना था, एयरक्राफ्ट से जाना था, उसको बस के जरिए भेजा गया और 300 किलो आरडीएक्स जो है रास्तों पर चल रहा। तो आपको क्या लगता है कि पुलवामा हमले को मतलब के लोगों के मन से निकालने के लिए ये तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए? देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाया है, ये होम मिनिस्ट्री के लिए भी और पीएमओ के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग इसका सीरियसनेस नहीं समझ रहे। सत्यपाल मलिक जी वो पर्सन है जो वहां के गवर्नर थे उस टाइम, और गवर्नर सबसे उच्चनीय पोस्ट, सबसे पोस्ट होता है स्टेट का। तो जब वहां का गवर्नर ये कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री को लेटर भेजा गया था, इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरह का कोई हमला हो सकता है, आप बाई प्लेन भेजे, नहीं भेजा गया। फिर उसके बाद गवर्नर जी ने तो और बहुत सारा मतलब बोलते ना गंभीर आरोप लगा दिया है
यहाँ तक के आरोप लगा दिया कि प्राइम मिनिस्टर सीरियस ले रहे थे नहीं उस टाइम इस चीज को। अच्छा, ये उसके बाद उनको मना किया गया कि आप मत किसी को बोलिए, कि पहले उनसे प्लेन मांगा गया था जाने के लिए। देखिए, ये सब मामले को दबाने के लिए ये सब हिंदू मुस्लिम का इशू क्रिएट किया जा रहा है। और मेरा सर, ये खत्म नहीं होगा। 2024 के इलेक्शन होने से पहले पहले बहुत इस तरह के अतीक और दीगर हिंदू मुस्लिम वाले मामले सामने आएंगे, क्योंकि शायद ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास और कोई इशू नहीं है 2024 का इलेक्शन जीतने का। इनके पास एक ही इशू है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाए हिंदुस्तान में, उसी आड़ में हम इलेक्शन जीत के 2024 निकल जाए। तो बी प्रिपेयर्ड, मुस्लिम्स को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उनको बलि का बकरा, अपनी नाकामी, जो गवर्नमेंट में नाकामी की है, जो करप्शन किया है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के मामले आएंगे। और पुलवामा में तो, एक मिनट सर प्लीज, हम अपने सोल्जर्स को सैल्यूट करते हैं, हमारे सीआरपीएफ के सोल्जर्स को, जो ऐन वक्त में हमेशा राइड्स हो, कोई नेचुरल आफत हो, हमारे पास खड़े रहते हैं। इनकी कुर्बानी को 3 दिन तक वो वेन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो आरडीएक्स जैसे सत्यपाल जी ने बदलाया इंटरव्यू में, रविश कुमार जी को भी बदलाया, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और करण थापर जी को भी, कि 3 दिन तक वो वेन कश्मीरों के गलियों में पुलवामा का घूमता रहा। कैसा इंटेलिजेंस था हमारा, और इस मैटर को टोटल डाइवर्ट कर दिया गया। मैं बहुत गमगीन हूं इस बात को कहने के लिए कि हमारे शहीदों जवानों का भी मिसयूज किया जा रहा है इलेक्शंस के मामले के लिए। बात बताइए, जब आपने वो शूट आउट का पूरा वीडियोस देखा, हम लोग भी देख रहे थे, तो पहला सवाल क्या आया, मतलब मन में क्या देखा, जो शूट आउट देखा उसका पहला ही क्या ही समझ में आया? पहला सवाल यह आया, वेल स्क्रिप्टेड एक्ट। तो इसको आप इनकाउंटर बोल रहे हैं या मर्डर बोल रहे हैं? ये जुडिशियल किलिंग है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जुडिशियल किलिंग है। वेल प्लान तरीके से अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। कोई अतीक अहमद दूध का धुला इंसान नहीं था, मैं भी उनके बारे में पढ़ा हूं, बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में एक कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना सबकी जिम्मेदारी है, वो किसी भी मजहब का हो, उसको कानूनी तरीके से। आप याद होगा आपको अतीक भाई कि कसब जैसे टेररिस्ट जो ऑन लाइव पकड़ा गए थे, ऑन एकदम करंट सिचुएशन में, लेकिन फिर भी हमारे जुडिशरी ने उसको फेयर ट्रायल दिया, यहां तक कि उसके फांसी के आगे एक दिन सुबह 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुला और फैसला हुआ। तो क्यों अतीक के मामले में फेयर नहीं किया गया? अच्छा, एक बात है, जैसे असद जो अतीक का बेटा था, उसका इनकाउंटर होता है झांसी में 13 तारीख को। उसके बाद जो है, आज आपने अजय कुमार टेनी के बेटे का नाम सुना होगा, जिसने मतलब के किसानों को ऊपर जो है गाड़ियां चला दी, तो उसके बेटे को बेल मिल जाता और इनके बेटे को गोलियां चला दी जाती है। तो कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या 19 वर्ष का एक व्यक्ति, एक नौजवान जो है, देश के लिए खतरा हो सकता है? कि पैर पर भी गोली मारी जा सकती थी, हाथ पर भी गोली मारी जा सकती थी, ब्लड पे या जिस्म पे गोली, या से मतलब के हेड पे गोली क्यों मारी गई? तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर मुस्लिम नाम होने के कारण ये तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं? 100%। देखिए सर, पहले भी कह रहा हूं कि सिर्फ इलेक्शन के आगे 2024 का षड्यंत्र बिछाया जा रहा है। पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम करने के लिए मैं कहूंगा कि अतीक और उनके जो साहबजादे हैं, ये सिर्फ एक डटी पॉलिटिक्स जो होता है ना, उनको फेयर ट्रायल अगर नहीं मिला तो ये डटी पॉलिटिक्स के वजह से, सियासत के बिना पे उनको मारा गया इस तरह से। किस तरह का बेचैनी है मुस्लिम समाज में इस वीडियो के बाद? देखिए, ये बेचैनी ये है कि जैसे पहले भी बोले कि अतीक को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इससे ये समझ में आता है, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब एक आदमी 25 साल एमएलए रह चुका है, एक आदमी 5 साल एमपी रह चुका है, तो उसके संग जब जुडिशरी पूरा सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, तो एक आम मुसलमान का क्या होगा आप समझ लीजिए। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, मैं एक बारे में बोलना चाहता हूं कि अभी ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नबन्नों से, और पूरी सिचुएशन दिखलाई, बदलाई। उसमें एक चीज आप भूल रहे हैं कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट उधर उठाया कि किस तरह एनआरसी के वक्त मुसलमानों ने इतना जद्दोजहद किया, विरोध किया। वो तो कोविड का मामला आ गया था जिसकी वजह से रोकना पड़ा। तो आज ममता जी ने एक लेटर दिखलाया जो सेंटर से उनके पास आया है, और खास करके मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स, दीदी ने वो पूरा लेटर शो किया है मीडिया को, और दिखलाया कि देखिए मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में फिर से यूडीआई मतलब आधार कार्ड का सर्वे कराने बोला जा रहा है, और निकालने बोला जा रहा है कि इसमें से कौन वैलिड है, कौन वैलिड सिटीजन नहीं है। नेशनल फॉरेन सिटीजन, लेटर में वर्ड यूज किया गया है फॉरेन सिटीजन।
तो ये देखिए इनडायरेक्ट दीदी ने बतलाया अभी, जैसे ममता बनर्जी आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बजे दीदी ने बतलाया कि ये एक तरह से फिर देखिए साजिश हो रहा है एनआरसी को लागू करने का, इंक्लूडिंग कैलकाटा भी है उस लिस्ट में, जहां के तमाम मुस्लिम बाहुल्य एरिया को, जहां 50% मोर देन मुस्लिम है, वहां पर ही फिर से आधार का इंक्वायरी करने बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब से आए तब तक कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा रिस्टोर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? मैं जस्टिस चंद्रचूड़ सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनसे बहुत उम्मीद है। मैं अपने जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूं, वो हमारा कानून का हेड है। उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी फैसला दिया तो हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके सब्र कर लिया और मान लिया, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट उन्हें भी चाहिए कि ईमानदारी से और कानून के मुताबिक, जो लॉ, जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसके मुताबिक फैसला हो, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए डिसीजन लिया जाए। आखिरी सवाल, अपोजिशन के तमाम लीडरों के घर पर सीबीआई ईडी चल रहा है। अभिषेक बैनर्जी को कल बुलाया गया है बातचीत 18 तारीख के लिए कि आप जो है आइए और जो है सीबीआई के सामने बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो है इनका मामला जो है टीचर रिक्रूटमेंट स्कीम जो घोटाला चला हुआ था उसको बोला कि रोकिए। ममता बनर्जी के खिलाफ भी है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 9 घंटे में 56 सवाल पूछ लिए गए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई छापा, तेजस्वी यादव के घर पर सीबीआई छापे होते, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी या अमित शाह क्या ऑपोजिशन नहीं चाहते हैं देश भर में? देखिए ये उनका नर्वसनेस शो कर रहा है, ये इस बात की दलील दे रहा है कि वो समझ चुके हैं कि 2024 बहुत टफ इलेक्शन है और हम लोगों ने जो घोटाला किया, जो करप्शन किया, अडानी का मामला आपको याद होगा कि मैं गुज़िस्ता 5 साल आगे भी, आपको 4 साल आगे भी इंटरव्यू दिया हो तो अडानी का सवाल उठाया था मैंने उस वक्त भी कि किस तरह से अडानी एक 150 आदमी वर्ल्ड का तीसरा सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाता है। तो ये सब मामला पब्लिक तक आ चुका है, पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। और याद रखिए अभिषेक बैनर्जी और जो तृणमूल पे इल्जाम लग रहा है ये सब झूठ है, और चाहे उन पे क्या, चाहे वो शराब घोटाला जो हो, लिकर सब्सिडी का इल्जाम आम आदमी पार्टी पे लग रहा है, ये सब बीजेपी का बनाया हुआ षड्यंत्र है ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए। इंशाल्लाह, जैसे एक उर्दू में हम लोग बोलते हैं ना, इस्लाम में शैतान परेशान करता मारता नहीं है, तो बस ये परेशान कर रहे हैं, ये लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये सब लोग बरी होंगे, ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं कि ऑपोजिशन टूट जाए। ये इनडायरेक्टली इन लोगों को इस बात के लिए मंजूर कर रहे हैं कि हमारे संग वर्क करो, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ ईडी भी खुल जाएगा, सीबीआई भी। अच्छा, शुभेंदु जी के खिलाफ इतने सारे नोटिस आते थे, जब से बीजेपी ज्वाइन किया क्यों नोटिस नहीं आ रहा आप कोई? तो दीदी ने वो वॉशिंग मशीन बताया ना, इधर से है वो है। इसी तरह मैं यही कह रहा हूँ कि आप बीजेपी आज ज्वाइन कर लेंगे, वो कल से उनका सब केस खलास हो जाएगा, वो हिंदुस्तान के सबसे पवित्र इंसान हो जाएंगे, गंगा से नहा के प्योर निकल जाएंगे। आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, प्योर हो जाएगा, अपोजिशन में रहिएगा, आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दीगर डिपार्टमेंट है, सब आपको नोटिस भेजेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं उठा है? आज भी एक आखिरी होप जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का है वो हिंदुस्तान के जुडिशरी पे है, सुप्रीम कोर्ट में है, और इंशाअल्लाह ये भरोसा कभी टूटा है ना टूटेगा। तो लगातार जिस तरह से पूरे मामलात बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से अतीक मामले में, फिर उसके बाद जो है कई सारे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए, उसके बाद ममता बनर्जी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी को बुलाया गया है, उस तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे सवाल पूछे जा रहे हैं, अतीक मामले में कपिल सिब्बल ने कई सारे सवाल पूछ लिए, फिर उसके साथ साथ तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ जो है अतीक की इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि जो है कानून व्यवस्था का भी इनकाउंटर कर दिया गया। तो देखते क्या और क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पूरे मामले को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।